वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप देखेंगे क्लास 10 विज्ञान अध्याय 1 देखेंगे। चैप्टर 1 जो आपका है क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, कक्षा 10 विज्ञान, अध्याय 1, चैप्टर पहला है। और चैप्टर 1 में आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ेंगे। अब उसमें आप सबसे पहले ये जानेंगे परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का शुरुआत परिवर्तन से ही है। तो सबसे पहले आप जानेंगे परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन मतलब होता है बदलाव। अब बदलाव को जैसे हम कह सकते हैं, एक छोटा सा पौधा हम देखते हैं, वो धीरे 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 क्या हो जाता है? एक पेड़ का रूप ले लेता है। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को देखते हैं, वो पहले एक शिशु का जन्म लेता है, धीरे धीरे वो युवक होता है, उसके बाद वही वृद्ध हो जाता है। तो इसको कहते हैं परिवर्तन। क्या कहते हैं? परिवर्तन। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? परिवर्तन। यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है परिवर्तन। परिवर्तन होता क्या है? किसी एक पदार्थ या वस्तु के, अब देखिए यहाँ पदार्थ शब्द लिखा है, और विज्ञान में पदार्थ शब्द का मतलब जो भी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं वो सभी के सभी पदार्थ हैं। विज्ञान में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम केवल फील करते हैं, देखते नहीं हैं। तो मैं भी एक पदार्थ हूँ, आपका घर भी एक पदार्थ है, मोबाइल भी एक पदार्थ है, कोई भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी क्या है? पदार्थ है विज्ञान की भाषा में। तो क्या कह रहा है? किसी एक पदार्थ, कोई पदार्थ हो या वस्तु के अपने वर्तमान रूप से बदल जाना ही, यहाँ पर देखेंगे बदल जाना मतलब कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है, आज वो जैसा है, कुछ समय बाद उसमें जो बदलाव हो रहा है उसी को हम कहते हैं परिवर्तन। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक छोटे से पौधे को हम देखते हैं, धीरे 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 वो पौधा एक वृक्ष, एक पेड़ का रूप ले लेता है। एक बच्चा शिशु जन्म लेता है और धीरे 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 वो युवक होता है और वो वृद्ध हो जाता है। तो ये एक बदलाव है, और इसी बदलाव को ही हम क्या कहते हैं? परिवर्तन। किसी एक पदार्थ या वस्तु के अपने वर्तमान रूप से बदल जाना ही परिवर्तन कहलाता है। मतलब जो आज जैसा वो है वैसा ना रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं? परिवर्तन। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे फलों का पकना, जैसे आम देखते हैं कैसे तैयार होता है। आम को देखते हैं, पहले उसमें फूल लगता है, फिर छोटे से फल लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद वो क्या हो जाता है? पक जाता है। तो ये क्या है? परिवर्तन है। फिर भोजन का पचना, जो भोजन हम करते हैं वो भोजन धीरे धीरे क्या हो जाता है? परिवर्तित होता है, बदल जाता है। तीसरा है दूध का खट्टा होना। दूध को आप रख देंगे कुछ समय तक, काफी समय तक रखे रहेंगे, तो रखे रखे वो दूध क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। तो ये सभी क्या है? परिवर्तन है। मतलब कोई भी पदार्थ हो या वस्तु जैसा आज दिख रहा है, उस कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ वर्षों के बाद वैसा ना दिखे, बदल जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। अब परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के, एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन आप क्या देखते हैं? कुछ तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे बर्फ में जमना। भौतिक परिवर्तन क्या है? पानी जो है उसका बर्फ में जम जाना। जैसे पानी जो है वो बर्फ बन जाए, और बर्फ जो है पानी बन जाए, ये भौतिक परिवर्तन है। रेत और पानी का मिलना, रेत मतलब बालू और पानी ले लीजिए, आपस में मिला दीजिए, जो परिवर्तन होगा वो भौतिक परिवर्तन होगा। फिर कागज की शीट का फटना, एक कागज का शीट लीजिए, उसको फाड़ दीजिए। जैसे मैंने ये कागज का शीट लिया, ये आपके सामने कागज का शीट है, और इस कागज की शीट को मैंने फाड़ दिया, तो ये क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो ऐसे वो कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक। तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है? यदि आप इसको परिभाषित करना चाहें तो कैसे करेंगे? भौतिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब क्या क्या? जैसे रंग हो गया, आकृति हो गई, मतलब किसी का रंग बदल जाना, आकृति बदल जाना, और अवस्था बदल जाना। अवस्था बदल जाना मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या गैस से द्रव, और द्रव से ठोस बन जाना, अवस्था बदल जाना में परिवर्तन होता है।
परंतु उसके द्रव्यमान एवं रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब उसका रंग बदल जाए, उसकी आकृति बदल जाए, उसकी अवस्था बदल जाए, लेकिन उसके द्रव्यमान और रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तथा इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता है। कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता है, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों की भौतिक अवस्था, रंग, आकृति और अवस्था बदले, लेकिन उसका द्रव्यमान और रासायनिक संगठन में कोई बदलाव ना हो और ना ही कोई नया पदार्थ बने, उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे मैंने इस कागज की शीट को फाड़ा तो क्या इसका क्या बदला? केवल आकृति बदला है, इसकी केवल आकृति बदली है, ना कि इसके संगठन बदले, रासायनिक संगठन और इसके द्रव्यमान। तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी का बर्फ में जमना, पानी जो है बर्फ बन जाए, बर्फ जो है पानी बन जाए, ये भौतिक परिवर्तन है। रेत और पानी का मिलना, रेत और पानी को मिला देंगे, जो परिवर्तन होगा भौतिक परिवर्तन होगा। और कागज के शीट का फटना, ये भौतिक परिवर्तन है। दूसरी तरीके से समझे तो भौतिक परिवर्तन जो होता है ये रिवर्सेबल होता है। रिवर्सेबल मतलब उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब इसको हम पुनः जिसमें बदले उसमें पुनः ला सकते हैं। जैसे यदि पानी बर्फ में बदल जाए तो बर्फ पुनः पानी में बदल जा सकता है। मतलब उत्क्रमणीय है, पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी बन सकता है। ऐसे रेत और पानी को मिलाए हैं, पुनः हम चाहें तो रेत को अलग कर सकते हैं और पानी को अलग कर सकते हैं। ऐसे कागज की शीट का फटना, यदि कागज की शीट को फाड़ दे तो पुनः चाहे उनको ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन, जो भौतिक परिवर्तन होता है, ये उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? उत्क्रमणीय, पुनः हम इसको पलट सकते हैं, रिवर्सेबल है। ठीक है। अब आप समझेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है जैसे आपका यहाँ पर देखिए भोजन का पचना, भोजन जो हम करते हैं उसका पच जाना रासायनिक परिवर्तन है। फिर दूध का दही में बदलना, मतलब जो दूध है उसका दही में बदल जाना रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती जो आप जलाते हैं क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे पर जंग लगना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। कागज एक लीजिए, उसको जला दीजिए और कागज जलाने पर जो बनेगी राख, वो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये अनरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, इसको हम पुनः पलट नहीं सकते। जैसे मान लीजिए जो भोजन खाए वो पच गया तो क्या पुनः हम उसको वापस कर सकते हैं? नहीं। दूध का दही में बदलना, यदि हम दूध से दही बना दिए तो क्या फिर दही से दूध बना सकते हैं? नहीं ऐसा कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगरबत्ती का जलना, अगर अगरबत्ती जल गया पुनः हम चाहें उसको अगरबत्ती में बदल सके तो नहीं हो सकता है। फिर लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जो जंग लगा है उस जंग से हम चाहे पुनः लोहा तैयार कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणों के साथ साथ उसके द्रव्यमान तथा रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। इसके गुण तो बदलेगा ही, साथ साथ उसका द्रव्यमान और संगठन भी बदलेगा। गुण मतलब जैसे एक कागज लिए उसको जला दिए, अब जलाने के बाद जो राख बनेगी उसका क्या होगा? गुण अलग होगा, रासायनिक संगठन भी अलग होंगे और द्रव्यमान भी उसका क्या होगा? अलग होगा। एवं इस परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक नया पदार्थ बनेगा। जैसे दूध से क्या बन गया? दही। तो दही एक नया पदार्थ है, नया पदार्थ बनेगा। तथा इस नए पदार्थ के जो गुण होंगे, संरचना जो होगा, ये पहले वाले पदार्थ से, मूल पदार्थ मतलब पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होगा। जैसे जो दूध था उसके जो गुण और जो संरचना होगा वो दही से बिल्कुल क्या होगा? अलग होगा। ऐसा खाते भी हैं और जानते हैं कि दूध और दही में क्या अंतर है। ठीक। तो उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब डिफरेंस जानेंगे कि अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से ही रिलेटेड टॉपिक आपका अभिक्रिया है और हमें अभिक्रिया ही पढ़ना है। क्योंकि यहाँ लिखा रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण, हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे अभिक्रिया क्या होता है। किसी पदार्थ की संरचना, कोई पदार्थ है उसकी संरचना, संगठन तथा गुणों में होने वाले परिवर्तन को ही
अभिक्रिया कहते हैं। यह एक प्रकार का परिवर्तन है। कब उसे हम कहेंगे? अगर सरल भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को ही अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? अभिक्रिया। यदि किसी पदार्थ की संरचना, संगठन और गुणों में परिवर्तन हो तो हम उसे क्या कहेंगे? अभिक्रिया। और ऐसा किसमें होता है? रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, तो अभिक्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और नाभिकीय अभिक्रियाएं। तो आप इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में सीखेंगे, नाभिकीय अभिक्रिया नहीं पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इसके जो और गुण हैं या इनके बारे में, रासायनिक अभिक्रियाएं होने के दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है, इन सभी के बारे में सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आप सभी के सामने अगला पॉइंट है। अब आप जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जैसे भी आपने सीखा परिवर्तन और फिर अभिक्रिया क्या होता है। अब आपके सामने स्क्रीन पर है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब कोई पदार्थ हो अकेले, यहाँ पर देखिएगा, अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक, देखिएगा, एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। फिर से सुनिएगा, जब कोई पदार्थ हो, वो अकेले हो या किसी दूसरे पदार्थ के साथ, अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक पदार्थ बनाए या एक से अधिक बनाए, एक पदार्थ बनाए या एक से अधिक बनाए, और जो पदार्थ बने वो भिन्न गुण धर्म वाले, मतलब उनका गुण जो हो अलग हो, तो उस नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल समझिए, NH4Cl ये नौसादर है। क्या है? नौसादर। NH4Cl ये नौसादर है। ये CO ये चूना है। क्या है? चूना है। इस चूने के साथ नौसादर चूने के साथ क्रिया करके CaCl2 बनाता, मतलब कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। और क्या बनाता है? जल बनाता है, फिर NH3 बनाता है और अमोनिया बनाता है। तो यहाँ पर देखिए कितने पदार्थ हैं? दो, एक नौसादर है और एक चूना है। तो नौसादर और चूना दोनों आपस में अभिक्रिया किए तो कितने पदार्थ बनाए? 3। तो यहाँ पर लिखा है कि साथ क्रिया करके एक पदार्थ बनाए या एक से अधिक बनाए, उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। सरल भाषा में तो आपको बताएं तो आप जैसे आपके घर पे खाना बनता है, चावल लेते हैं और पानी लेते हैं, चावल और पानी को एक में मिलाकर रखते हैं, गैस पर गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद उनमें एक अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया होने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसको हम गांव में देहाती भाषा में भात कहते हैं और शहरों में उसको चावल ही बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किए, हमने चावल लिया और पानी लिया और दोनों को एक में मिलाया, गैस पे रखा, गर्म किया, और गर्म करने के बाद उनमें अभिक्रिया हुई, और अभिक्रिया होने के बाद एक नया पदार्थ बना जिसका जो गुण होगा वो पानी और चावल से बिल्कुल अलग होगा। तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया आपके समझ में आ गया होगा, तो अब आपको समझना है अभिकारक। क्या समझना? अभिकारक। अभिकारक समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको आगे इस पॉइंट्स को बहुत जरूरत पड़ेगी। अभिकारक, जिसको हम अभिकर्मक भी कहते हैं, अभिकारक को अभिकर्मक भी कहा जाता है। तो अभिकारक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कार्बन लिया और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं, तो ये दोनों पदार्थ क्या हो रहे हैं? हम रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं? कार्बन ले रहे हैं और ऑक्सीजन, तो ये दोनों क्या होंगे? अभिकारक। और ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाएंगे? CO2।
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन लिए और ऑक्सीजन लिए तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या होंगे, अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे पदार्थ उसी को हम कहते हैं अभिकारक। तो ये दोनों अभिक्रिया के, तो अभिक्रिया करने के बाद क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम कहते हैं उत्पाद और इसको कहते हैं अभिकारक। जैसे यहाँ उत्पाद लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपका उत्पाद है। क्या है, उत्पाद। जो पदार्थ बनेगा अभिक्रिया के बाद उसे हम कहेंगे उत्पाद। और जिस जिस पदार्थ को मिलाकर वो बनेगा, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, इनको हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। तो ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेंगे उनको हम कहेंगे अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनेगा उसे हम कहेंगे उत्पाद। ठीक। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो परिवर्तन होता है। क्या क्या परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना और अवक्षेप का बनना। ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन हैं। तो आप इनको नोट्स बना सकते हैं और इनको नोट कर सकते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन कौन कौन है, या होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। तो क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग बदल जाता है, ताप परिवर्तन होता है और गैस निकलता है, फिर अवक्षेप का बनना। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहें या केवल संयोजन अभिक्रिया कहें। और दूसरा आपके सामने वियोजन अभिक्रिया। अब हम कब कहेंगे कि यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया हो रहा है और कब कहेंगे कि वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, तो इसको जानने के लिए हमें इसका परिभाषा जानना पड़ेगा कि ये क्या होता है। यहाँ देखेंगे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, देखिए मैंने कहा था आपको कि अभिकारक जानना जरूरी है। अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो जब अभिकारक दो हो या दो से अधिक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल मतलब एक ही उत्पाद बने, एक ही उत्पाद बने, तब हम उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन शब्द को अगर ध्यान से देखेंगे तो संयोज में होता है किसी चीज को जोड़ना। जैसे मान लीजिए ये दो मार्कर है, इनको जोड़कर एक कर देना, इसे कहते हैं संयोजन। संयोजन, तो संयोजन अभिक्रिया मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को जोड़कर एक पदार्थ बना देना। ठीक है, तो फिर से देखिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, दो हो या दो से अधिक हो, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का एक और नाम है, इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो यदि आपके एग्जाम में पूछ रहा है कि योगात्मक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आपको संयोजन अभिक्रिया ही लिखना है। योगात्मक अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया दोनों एक ही है। अब इनको एग्जाम्पल समझिए। जैसे देखें यहाँ पर आपका N2 है, मतलब नाइट्रोजन है, और फिर H2 है, हाइड्रोजन है। कितने अभिकारक है, दो होने चाहिए या दो से अधिक, तो दो है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया किए तो क्या बनाए, NH3, मतलब अमोनिया गैस बनाए, अमोनिया गैस। इसके बगल में देखेंगे यहाँ G लिखा है, यहाँ भी G फॉर गैस, और यहाँ भी G लिखा है। ये अवस्था को रिप्रेजेंट करता है कि जो पदार्थ वो कैसा है। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, और जो उत्पाद बनता है वो भी गैस है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो अभिकारक थे,
और दोनों मिलकर एक उत्पाद का निर्माण किए, अमोनिया गैस बनाए, तो ऐसे अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे एक और एग्जांपल्स ले लिया जाए, जैसे एक एग्जांपल्स आपका मान लीजिए है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन ये दो अभिकारक हैं और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब उत्पाद कितना बना रहे हैं? एक। तो ये भी आपका एक क्या है? ये भी एक आपका संयोजन अभिक्रिया। ऐसे जल का निर्माण देख लीजिए, टू प्लस वो अभिकारक कितने हैं? दो, और उत्पाद कितना बनेगा? एक बनेगा, H2O। तो जब अभिकारक दो हो या दो से अधिक हो और उत्पाद एक ही बने तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब आपके सामने है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वियोजन शब्द को अगर ध्यान से देखेंगे तो वियोजन मतलब होता है तोड़ना। वियोजन में होता है तोड़ना। जैसे ये मार्कर है, इसको तोड़कर अलग कर दिया जाए तो इसे कहा जाता है वियोजन। ये है एक, तोड़ेंगे तो कितना बनेगा? दो भी बन सकता है और दो से अधिक भी बन सकता है। एक बार तोड़ेंगे तो दो, दोबारा तोड़ेंगे तो तीन, इस तरह से अगर तोड़ते रहेंगे तो कई भाग हो सकता है। तो वियोजन का मतलब होता है तोड़ना। वियोजन मतलब तोड़ना, मतलब एक रहे दो बन जाए या दो से अधिक बन जाए तो उसे हम कहते हैं वियोजन। जैसे देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, देखिए यहाँ लिखा है एकल मतलब एक ही अभिकर्मक एक ही रहे, टूटकर छोटे छोटे दो या दो से अधिक, देखिए दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। यदि आपसे एग्जाम में अपघटन अभिक्रिया पूछा जा रहा है तब भी आपको यही लिखना, अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया एक ही होता है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे यहाँ पर आपके सामने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना पत्थर कहते हैं। इसको जब आप उष्मा देंगे, क्या करेंगे? उष्मा देंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा? बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, यहाँ जो अभिकारक था एक था और उत्पाद कितना बना? दो। तो जब अभिकारक एक हो उत्पाद दो बने तो उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे मैंने आपको बताया ये मार्कर अकेले है, इसको तोड़ देंगे तो दो बनेंगे तो इसे हम कहेंगे वियोजन। एक हो दो हो जाए वियोजन, और तोड़ेंगे तो और इसके खंड हो सकते हैं, इसी को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो डियर फ्रेंड्स, आपके समझ में आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। फिर फ्रेंड्स, आपने पढ़ा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो जो वियोजन अभिक्रिया होता है वो तीन प्रकार का होता है। तो देखिए आपके सामने लिखा हो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया आपका तीन प्रकार का होता है। पहला प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, और दूसरा आपका होता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा आपका होता है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया और विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ देखिए सब ध्यान देना है आपको, क्या? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसा कोई रासायनिक अभिक्रिया हो जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो तो हम उसे कहते हैं कि ये प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। ठीक, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो हम उसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल में आपके सामने लिखा है AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य के प्रकाश में, अब वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाएगा तो क्या बनेगा? सिल्वर बनेगा और ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, मतलब वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, तो आप इसे कहेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार से दूसरा आपके सामने है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जो कोई अभिक्रिया उष्मा के द्वारा हो तो हम उसे कहते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे आपके सामने है CaCO3, ये चूना पत्थर है, इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब चूने पत्थर को उष्मा दिया जाता है
तो ये टूट कर क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कोई अभिक्रिया उष्मा के द्वारा हो तो उसे हम कहते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार से तीसरा है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन क्या अभिक्रिया होती है, विद्युत के द्वारा होने वाले वियोजन अभिक्रिया को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब कोई अभिक्रिया जो हो विद्युत के द्वारा हो तो हम उसे कहते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर आपके सामने लिखा है, ये H2O है, जल है, और जल को जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अर्थात जल क्या हुआ, टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बट गया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। मतलब जो अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा उसे हम कहेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, और जो वियोजन उष्मा के द्वारा होगा उसे हम कहेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और जो वियोजन अभिक्रिया विद्युत के द्वारा होगा उसे हम कहेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो ये थे आपके वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। आप सभी के सामने अगली अभिक्रिया है, तीसरा अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। अभी आपने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। अब आप देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, या कुछ समीकरण दे दिए जाते हैं, उसमें से बताना रहता है कौन सा समीकरण है, सॉरी कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है या संयोजन अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है ये बताना रहता है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के प्रमाण को विस्थापित कर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का शाब्दिक अर्थ होता है, ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई है और यहाँ पर दो लोग हैं, और यहाँ पर कोई है और यहाँ पर कोई है। ये व्यक्ति क्या करे, इसको हटाकर यहाँ पर इसका स्थान स्वयं लेंगे, इसी को कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। जैसे दो लोग यहाँ पर हैं और दो लोग यहाँ पर हैं, इनमें से जो अधिक क्रियाशील तत्व मतलब जो मजबूत हो, ताकतशाली होगा, उसको क्या करेगा, हटा देगा, उसके स्थान पे अपना बैठ जाएगा, इसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो होगा कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के प्रमाण को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। विस्थापित मतलब हटा देगा और स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो यदि आपके एग्जाम में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछ रहा है तब भी आपको विस्थापन अभिक्रिया ही लिखना है, ठीक है। या कभी कभी विकल्प में दे देता है विस्थापन नहीं प्रतिस्थापन दिया रहता है, तब भी आप समझिए कि विस्थापन अभिक्रिया ही आपसे पूछा जा रहा है। अब एग्जाम्पल्स जैसे हैं आपका, देखिए यहाँ पर Fe है लोहा जिसको आयरन कहा जाता है, और CaSO4 है कॉपर सल्फेट। लोहा है और कॉपर सल्फेट, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा, जो लोहा है ये Ca मतलब कैल्शियम को, सॉरी यहाँ Ca नहीं रहेगा, Cu रहेगा, कॉपर सल्फेट है Cu, ठीक है। जो लोहा है आयरन है, ये कॉपर को विस्थापित कर इसके स्थान पे स्वयं ग्रहण कर लेगा इसका स्थान, और इसी को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर क्या था, कॉपर, आयरन ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया और इसका स्थान स्वयं ले लिया। देखिए यहाँ पर कॉपर था, आयरन ने कॉपर को हटाया और स्वयं उसका स्थान ले लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। अब जो विस्थापन अभिक्रिया होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी होता है, कभी कभी दोनों हो जाता है। मतलब दोनों, जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति ने इसको हटाया, यहाँ बैठा, और ये व्यक्ति क्या किया, ये वाला व्यक्ति इसको हटाकर यहाँ बैठ गया, तो इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों मतलब परमाणु की जो समूह होता है उसका आदान प्रदान होता है, मतलब देते हैं और लेते हैं। आदान मतलब लेना और प्रदान मीन्स देना, देते हैं और लेते हैं, उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नोट में द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे देखिए यहाँ पर Na2SO4 है सोडियम सल्फेट, और BaCl2 बेरियम क्लोराइड है,
बेरियम क्लोराइड। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ SO4 है और इसमें देखिएगा यहाँ SO4 है, यानी क्या SO4 जो है, SO4 ये बेरियम के साथ चला गया और जो क्लोराइड था वो Na2 सोडियम के साथ चला आया। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया और यहाँ बन गया सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। देखिएगा ध्यान से, SO4 जो था ये बेरियम के साथ हो गया, मतलब ये इसके साथ चला आया, तो बेरियम ने क्लोराइड को इसके साथ कर दिया, तो क्या बन गया, Na2Cl, मतलब 2NaCl बना, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर आदान प्रदान हुआ SO4 और Cl2 का। तो जब ऐसा हो, आदान प्रदान हो परमाणु के समूह जो हैं, तो उन्हें हम कहते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अब ये फ्रेंड्स आपके सामने चौथी अभिक्रिया जो है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया और उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा मुक्त हो, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से उष्मा निकले, तो हम उसे कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखिए, कार्बन है, ग्रेफाइट जिसको हम कहते हैं, ग्रेफाइट है यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो इसमें से क्या निकलेगा, उष्मा, उष्मा निकलेगा। कितना निकलेगा, तो यहाँ पर दर्शाया गया प्लस 94.0 किलो कैलोरी। तो जो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है उसमें जितना उष्मा निकलता है उसे उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह से लिखा जाता है। यदि आप इसको चाहें तो अभिकारक की ओर भी लिख सकते हैं, लेकिन जब अभिकारक की ओर लिखेंगे तो ये प्लस चिन्ह नहीं माइनस चिन्ह लगेगा। इस बात को याद रखना है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो उष्मा निकलती है उसे उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह से लिखते हैं। यदि हम उसको अभिकारक की ओर लिखें तो माइनस चिन्ह लगाकर लिखेंगे। ठीक। अब दूसरा आपको देखिए, उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब जिसमें उष्मा की जरूरत हो, उस रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा की जरूरत, उसमें उष्मा लगे, तो उसे हम कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए N2 है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो क्या बन गया है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर जो उष्मा है कितना अवशोषित कर रहा है, 45.0 किलो कैलोरी। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया में जितना उष्मा अवशोषण करेगा उसको माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा उत्पाद की ओर, और यदि इसको हम अभिकारक की ओर लिखना चाहें तो प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया में उष्मा जो निकलता है उसे उत्पाद की ओर किस चिन्ह से दर्शाते हैं, तो प्लस चिन्ह से, और अभिकारक की ओर माइनस चिन्ह से। और उष्माशोषी अभिक्रिया में जो उष्मा का अवशोषण होता है उत्पाद की ओर माइनस चिन्ह से और अभिकारक की ओर प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो ये थे आपके उष्माशोषी अभिक्रिया और उष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपके सामने अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, और रेडॉक्स अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण और दूसरा अपचयन अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने से पहले इसके प्रकार को समझेंगे, तभी आपको रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आएगा। फिर भी देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन, देखिए उपचयन और अपचयन, इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप उपचयन पढ़िए फिर अपचयन पढ़िए, क्योंकि जब तक आप ये दो वर्ड नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में नहीं आएगी। तो उपचयन अपचयन क्या होता है, तो देखिए आपके सामने लिखा है उपचयन या ऑक्सीकरण, इसी को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। तो उपचयन अभिक्रिया कहें या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, आपको एग्जाम में यही ही लिखना है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, या हाइड्रोजन की कमी हो या ऑक्सीजन की वृद्धि, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, ये शब्द आपको याद रखना है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, तो उसे हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है C+O2, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया बनाए किए,
तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, किसके साथ, कार्बन के साथ। यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो तब भी उपचयन होगा। अथवा देखिए दूसरा, यहाँ पर देखिए H2S H2S प्लस Cl2 ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, HCl बनता है। HCl, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन और यहाँ सल्फर अकेले है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या कमी हो, हाइड्रोजन की कमी हो रही है। सल्फर के साथ हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो हाइड्रोजन की जब कमी होगी तब भी हम उसे कहेंगे उपचयन अवक्रिया। ऑक्सीजन की वृद्धि हो तब भी उपचयन, और हाइड्रोजन की कमी हो तब भी उपचयन। ठीक, अब समझेंगे अपचयन अवक्रिया क्या होती है। अपचयन अवक्रिया वह अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, यहाँ पर उल्टा है, आपको याद रखना, ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी होगी। अपचयन में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, उल्टा होगा, उपचयन का उल्टा। इसमें देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, इसमें ऑक्सीजन की कमी, इसमें हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि। तो ऑक्सीजन की कमी हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो उसे हम कहते हैं अपचयन अवक्रिया। जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड है और ये कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है जिंक के साथ यहाँ पर देखिए अलग हो जा रहा है, अर्थात क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार से समीकरण को देखिए, यहाँ पर H2 और Cl2, यहाँ H2 अलग है, Cl2 अलग है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि, यानी HCl बन जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन अलग था और यहाँ Cl2 अलग था, और दोनों क्या हो रहा है एक साथ, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जिंक के साथ था और यहाँ ऑक्सीजन अलग हो, यानी ऑक्सीजन की कमी है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब उसे हम कहेंगे अपचयन अवक्रिया, या हाइड्रोजन की वृद्धि हो तब भी हम उसे कहेंगे अपचयन अवक्रिया। तो आपको समझ में आ गया कि अपचयन अवक्रिया, उपचयन अवक्रिया और अपचयन अवक्रिया क्या होता है। अब समझिए रेडॉक्स अवक्रिया क्या होता है। वह अवक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन, मतलब उपचयन और अपचयन दो शब्द हैं, ध्यान से देखेंगे। उपचयन और अपचयन, उपचयन अपचयन दोनों एक ही साथ होता है, मतलब जिस अभिक्रिया में उपचयन भी हो अपचयन भी हो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखिए इस समीकरण में CuO ये कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ से जो ऑक्सीजन है यहाँ अलग हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो होगा अपचयन, क्या होगा, अपचयन। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है हाइड्रोजन है, यहाँ है, ये हाइड्रोजन की यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, जुड़ना मतलब वृद्धि होना। तो यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है तो क्या बना है, जल। तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हाइड्रोजन की वृद्धि। यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही थी। ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। अब उपचयन अभिक्रिया कब कहेंगे, उपचयन जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। तो यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन था यहाँ से निकला तो किसके साथ गया, हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन यहाँ से निकला तो किसके साथ गया, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन की वृद्धि है। तो ऑक्सीजन मतलब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जब दोनों एक ही साथ होते हैं तो हम उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं आपके समझ में आ गया होगा। पहले आपने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, फिर आपने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया, फिर आपने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया, और फिर आपने पढ़ा उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और उसके बाद में आपने पढ़ा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार, उपचयन और अपचयन। जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया।